Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक एलिमेंट्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड वी आर डीलिंग विद ट्रांसपोर्टेशन टुडे। ये फिफ्थ पार्ट है इकोनॉमिक एलिमेंट्स का। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम आज जो उसका पार्ट कर रहे हैं दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आज का टॉपिक है राजनीतिक भूगोल में आर्थिक तत्व जल परिवहन। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन in national development as a whole. So importance of transportation in national development, परिवहन की राष्ट्रीय विकास में उपयोगिता। किसी भी देश या राज्य के लिए परिवहन के साधन महत्वपूर्ण हैं जिन पर राज्य का अस्तित्व निर्भर करता है। परिवहन के अभाव में वर्तमान राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह राज्य का जीवन होता है, लाइफलाइन होता है। राज्य का परिवहन विकास भौगोलिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और इनके अतिरिक्त अन्य आर्थिक तत्व जैसे कृषि, उद्योग, खनिज आदि। यदि उच्चावच समतल है तो परिवहन साधन बनाने में बहुत सुविधा होती है। यदि किसी देश में वाटरवेज हैं, नहरें हैं, कनाल्स हैं, नदियां हैं, तो जल परिवहन में बहुत सुविधा होगी। यदि माउंटेनियस ट्रैक है तो परिवहन में दिक्कत आएगी। और इसी प्रकार यदि घने जंगल हैं तो रास्ता बनाने में दिक्कत होगी और परिवहन साधन मुश्किल से बन पाएंगे। युद्ध के समय परिवहन का सामरिक महत्व होता है। युद्ध सामग्री को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने तथा आंतरिक भागों में वस्तुओं का वितरण इन्हीं से संभव होता है। फॉर एग्जाम्पल हम करगिल वॉर को लें। 1999 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करगिल वॉर हुआ था, और क्योंकि उस समय वो बहुत ऊंचाई पे था जो युद्ध क्षेत्र था, तो वहाँ तक सैनिकों को सामान पहुँचाना और फिर उस सैनिकों के उसमें आहत होने के बाद उनको लेकर आना वापस, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र समतल नहीं है और परिवहन साधन, मौसम भी अनुकूल नहीं था, परिवहन साधन में भी दिक्कत थी। अतः यह कहा जा सकता है कि परिवहन राष्ट्रीय शक्ति के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो आज जैसा मैंने आपको बताया, हम वाटर ट्रांसपोर्ट से डील करेंगे और रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो जल परिवहन या वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जल परिवहन के दो स्वरूप होते हैं। पहला महासागरीय परिवहन, यानी ओशंस के अंदर, महासागरों के अंदर बड़े जहाजों का आना जाना, और दूसरा है आंतरिक जल परिवहन, यानी भूभागों के बीच में झीलों द्वारा, नहरों द्वारा या फिर नदियों के द्वारा जल परिवहन। प्रथम स्वरूप में अर्थात महासागर एवं सागरीय परिवहन का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होता है। दूसरी ओर आंतरिक जल परिवहन नदी, नहर अथवा झील द्वारा संपन्न होता है। अतः अधिकांशतः राज्य स्तरीय अथवा कुछ राज्यों के मध्य होता है, यानी दो देशों के मध्य भी हो सकता है नहर और नदी का परिवहन, और एक देश के भीतरी भागों में भी हो सकता है। जल परिवहन के दोनों स्वरूप ही राजनीतिक भूगोल में महत्व रखते हैं। तो हम पहले लेंगे महासागरीय परिवहन, जिसको कि हम ओशनिक ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। महासागरीय परिवहन स्टूडेंट्स कोई नया नहीं है, इसका कोई पुराना रिकॉर्डेड डेट भी नहीं है कि ये कब से शुरू हुआ, क्योंकि ये सबसे प्राचीन साधन है। नाव के द्वारा सबसे प्राचीन समय में इंसान या मानव अपना सफर करता था, और सामुद्रिक परिवहन आज भी विश्व का अधिकांश कच्चे माल का व्यापार इस परिवहन के द्वारा होता है, सामुद्रिक मार्गों के द्वारा होता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सामुद्रिक मार्गों का महत्व है तथा राज्यों की शक्ति के विकास में महासागरीय परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री परिवहन की अनेक विशेषताएं हैं। रेडीमेड हाईवे है वो, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, जहाज उतारो और चलो। तो इसलिए इसकी सबसे अच्छी विशेषता यही है कि ये बिल्कुल रेडीमेड है। अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में इसका विशिष्ट स्थान है। तो इसकी विशेषताएं निम्न है। महासागरों की एक रूपता के कारण सामुद्रिक मार्गों का विश्वव्यापी विकास संभव हो सका है। समस्त महासागर एवं अधिकांश सागर एक दूसरे से संयुक्त हैं। आपको पता है, यदि आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वाटर बॉडीज में जल का बहुत ज्यादा विस्तार है और ये सारी बॉडीज इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसलिए
इनमें कनेक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यदि हम रोड बनाते हैं तो कनेक्टिविटी चाहिए, तो कनेक्टिविटी स्वतः ही मिल जाती है क्योंकि सारे महासागर एक हैं। जैसे कि मैकेंडर ने लिखा है कि महासागर सदैव से ही एक रहे हैं, किंतु इसका वास्तविक प्रयोगात्मक अर्थ कुछ वर्षों पूर्व ही समझ में आया है। महासागरों की एकरूपता तथा प्राकृतिक बाधाओं की कमी के कारण यह शांति काल में विश्व परिवहन में एकत्व स्थापित करते हैं। शांति काल में यदि युद्ध हो तो इन मार्गों में भी, परिवहन मार्गों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही भिन्न भिन्न अक्षांशों में स्थित विभिन्न आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में ये सामंजस्य स्थापित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, समुद्री परिवहन की द्वितीय प्रमुख विशेषता है महासागरों पर राजनीतिक सीमाओं का अभाव। खुला सागर है, कोई बाधा नहीं है, उस पर कोई उच्चावच नहीं है, कोई प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, बिना बाधा के जहाज उसके अंदर आराम से तैर सकता है और राजनीतिक सीमाएं नहीं है, कहीं तक भी कोई जहाज जा सकता है। केवल क्षेत्रीय जल तक ही राज्यों की राजनीतिक नियंत्रण रहता है। जैसे कि इंडिया का यदि हम देखें तो 21 नॉट्स तक, 21 माइल्स तक इंडिया का एकाधिकार है, यानी उसका राजनीतिक नियंत्रण है, और उसके बाद खुला सागर है, उसमें कोई भी देश के जहाज आ जा सकते हैं। यदि वो इंडियन टेरिटरी में या इंडियन वाटर्स में प्रवेश करना चाहें तो उनको अनुमति लेनी पड़ती है। तो केवल क्षेत्रीय जल तक ही राज्यों का राजनीतिक नियंत्रण रहता है, उसके पश्चात स्वतंत्र समुद्र है। ये एक ऐसी सुविधा है जो स्थानीय एवं वायु परिवहन को उपलब्ध नहीं है। यदि कोई विमान हमारे देश के ऊपर से जाना चाहे तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, उसको परमिशन लेनी होगी। ये परमिशन महासागरीय जल में लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके माध्यम से विश्व परिवहन का अधिकतम विकास हुआ। इसी कारण समुद्रिक मार्गों से संबंधित विवाद स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लेता है। यानी यदि कोई विवाद है समुद्री मार्ग पर तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ही उसको सॉल्व किया जाता है। तीसरा पॉइंट, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग विभिन्न स्तरीय देशों के मध्य संपर्क जोड़ते हैं, क्योंकि सागरीय जल विश्व के अनेक देशों को छूता है। इसके अतिरिक्त यह राज्य के आंतरिक क्षेत्रों से एकत्रित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट, समुद्रिक परिवहन में जहाजों से जल सतह पर निम्नतम संघर्षण होता है। इसके कारण कम शक्ति से अधिक माल को ढोया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। यदि हमें आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क को यदि एक देश से दूसरे देश पर निर्यात करना हो तो उस लौह अयस्क वो इतना भारी भरकम होता है, उसको हम चाहें तो भी हवाई जहाज के द्वारा दूसरे देशों को नहीं भेज सकते, और रेल और रोड के द्वारा इसलिए नहीं भेज सकते कि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और रेलवे कनेक्टिविटी उच्चावच के कारण हो सकता है न बन पाए। तो कम शक्ति में निम्नतम संघर्षण के साथ कम कॉस्ट में अधिक माल को ढोया जा सकता है, इसलिए भी सामुद्रिक परिवहन सबसे सस्ता और उत्तम साधन है। पांचवा, सामुद्रिक मार्गों को न तो निर्मित करना होता है और न ही उनकी देखरेख करनी होती है। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, ये एक रेडीमेड हाईवे है। केवल कुछ नहरों को छोड़कर जो महासागर अथवा सागरों को संयुक्त करती है, जैसे सुएज कनाल, पनामा कनाल आदि, जिनका की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, अन्य मार्गों पर किसी प्रकार का भी खर्च नहीं करना होता है। यह सुविधा वायु परिवहन में भी है, किंतु भारी वस्तुएं वायु परिवहन के द्वारा संभव नहीं है। यही कारण है कि विश्व के जलमार्ग अधिक व्यस्त रहते हैं एवं उनसे अधिक मात्रा में व्यापार होता है। यदि ह्यूमन ट्रांसफर की बात करें, यानी यदि जनसंख्या को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जल्दी जाना है, तो उसके लिए हम वायु का प्रयोग करते हैं, वायु मार्गों का प्रयोग करते हैं। और यदि सामान या व्यापार करना हो तो उसके लिए महासागरीय परिवहन सबसे उत्तम है। यद्यपि समुद्री परिवहन में प्राकृतिक बाधाएं अपेक्षाकृत कम हैं, किंतु यह पूर्णतया बाधाओं से परे नहीं है। इसमें प्रमुख बाधा सागरीय जल का जम जाना है, यानी यदि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे आ जाए तो महासागर जल जम जाएंगे और ऐसे में आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए उच्च अक्षांशों में जो देश स्थित हैं वहाँ का सागरीय जल जम जाता है और उन क्षेत्रों में समुद्री परिवहन संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि आर्कटिक महासागर में जल यातायात संभव नहीं है। पूर्व सोवियत संघ की लंबी उत्तरी तटरेखा इसी कारण उपयोगी नहीं है, क्योंकि वह आर्कटिक महासागर से लगी हुई है। जलमग्न श्रेणियां, महासागरीय तूफान, समुद्र में तैरते हिमखंड आदि अन्य बाधाएं हैं। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड यदि किसी भी जहाज से टकरा जाते हैं तो वो उसको ध्वस्त कर देते हैं।
व्यापार की मात्रा एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर 4 जलमार्ग सर्वाधिकार रखते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं जिन पर अधिकतम आवाजाही होती है। सबसे पहला है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, दूसरा है भूमध्य सागरीय स्वेज हिंद महासागर मार्ग, तीसरा है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, चौथा है प्रशांत महासागरीय मार्ग, पांचवा केप मार्ग और छठा पनामा मार्ग। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा यदि आप इन 6 मार्गों को अपने किसी भी वर्ल्ड मैप के ऊपर मार्क कर लें, तो आपको बहुत आसानी से सारे विश्व का व्यापार और महासागरीय मार्गों के समझ में आ जाएंगे। तो मैं आपको ये असाइनमेंट में दे दूंगी और आप इसको कर लेना। उपरोक्त मार्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अधिक मात्रा में वस्तुओं का स्थानांतरण करने वाला मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, नॉर्थ अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक को आप इमेजिन करो, उत्तरी अटलांटिक के पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका है और उसके पूर्व में है यूरोप। अब यूरोप के सारे देश, ये भी विकसित देश हैं और उत्तरी अमेरिका भी एक विकसित देश है। इन दोनों के बीच में कितना व्यापार होता होगा, कितनी आवाजाही होती होगी। बिल्कुल खुला मार्ग है और दोनों के जो तट हैं वो गल्फ स्ट्रीम के कारण बिल्कुल खुले हुए रहते हैं पूरे साल। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल को इनके तटों के सहारे ले जाती है, जिससे कि ये सारे मार्ग कभी भी हिम के कारण हिम से जमते नहीं हैं। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है विश्व का, दो अति विकसित प्रदेशों के बीच का ये मार्ग है। इसके एक और पश्चिमी यूरोप के देश तथा दूसरी ओर कनाडा, यूएसए आदि हैं। स्वेज मार्ग सेकंड नंबर पर है। स्वेज मार्ग, स्वेज मार्ग का महत्व यूरोप एवं एशिया के मध्य निकटतम संबंध स्थापित करने के रूप में है। इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और यूरोप, इन दोनों के बीच में स्वेज नहर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी कारण से पनामा नहर की महत्ता है, क्योंकि अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ने के लिए पनामा नहर की आवश्यकता है। यदि पनामा नहर नहीं होती तो अटलांटिक महासागर से और यूरोप से यदि किसी जहाज को एशिया जाना पड़ता तो उसको बहुत लंबा साउथ अमेरिका को पूरा क्रॉस करना पड़ता। तो इसलिए केप मार्गों का महत्व स्वेज नहर बनने से पूर्व अधिक था, किंतु आज भी अनेक जलपोत इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। राजनीतिक कारणों से यदि स्वेज नहर बंद हो जाती है तब प्राय इसी मार्ग का आश्रय लेना होता है। वर्तमान युग में प्रत्येक राज्य सामुद्रिक मार्गों का अधिकतम प्रयोग करना चाहता है, क्योंकि ये सस्ता है और सबसे अच्छा रहता है। पूर्व सोवियत संघ का काला सागर, बाल्टिक सागर, प्रशांत तट एवं आर्कटिक तट के प्रति नीति से स्पष्ट होता है कि वह समुद्री परिवहन के प्रति कितना सजग है। इसी कारण पूर्व सोवियत संघ का अनेक बार यूरोपीय देशों से राजनीतिक संघर्ष भी हुआ। इस प्रकार स्थलीय देशों का दूसरे देशों से तटीय सुविधा प्राप्त करना सामुद्रिक परिवहन का राज्य के लिए महत्ता का द्योतक है। बार्सिलोना सम्मेलन के माध्यम से लगभग 40 देशों ने स्थलीय देशों को बंदरगाहों के उपयोग की सुविधा स्थलीय स्थिति वाले देशों को प्रदान की। यानी कुछ ऐसे देश जिनकी कोई भी तटरेखा नहीं है, यानी पूरी तरह से वे आंतरिक हैं, चारों ओर दूसरे देशों से घिरे हुए हैं, तो बार्सिलोना सम्मेलन में 40 देशों को बंदरगाह सुविधा देने के लिए ये अग्रीमेंट पास किया गया। अनेक देशों ने दूसरे देशों के माध्यम से सामुद्रिक सुविधा प्राप्त की, जैसे एबिसिनिया, कोंगो, उत्तरी रोडेशिया आदि विदेशी भूमि को पार कर समुद्र तट का उपयोग करते हैं। सामुद्रिक परिवहन युद्ध के समय अधिक भेद्य होता है। जो देश पूर्णतः सामुद्रिक मार्गों पर निर्भर करते हैं उन्हें युद्ध काल में जहाजों के नष्ट होने अथवा बंदरगाह को हानि होने पर संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पूर्णतः बंदरगाहों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उनको अच्छी तरह से उनकी सिक्योरिटी बंदरगाहों की रखनी पड़ती है, लेकिन वो बिल्कुल ओपन सीज में या ओपन खुले सागर में होते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना या उनकी सिक्योरिटी रखना भी एक प्रॉब्लम है। अंतर्राष्ट्रीय नहरें, इंटरनेशनल कैनाल्स, यह नहरें एक सागर को दूसरे सागर अथवा महासागर से संयुक्त करती हैं। वे अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, क्योंकि यह नहरें महासागरीय जहाजों को अपेक्षाकृत छोटा मार्ग प्रदान करती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये 4 नहरें हैं: स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर एवं क्रोनेट नहर। सबसे महत्वपूर्ण इनमें स्वेज नहर और पनामा नहर भी है। स्वेज नहर सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण 1869 में हुआ। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से संयुक्त करती है और पोर्ट स्वेज से पोर्ट सईद तक
160 किलोमीटर 160 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई 114 मीटर है और गहराई 12.8 मीटर है। वर्तमान समय में इस पर मिस्र का अधिकार है। ये नहर हम समझ सकते हैं क्योंकि ये विश्व के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इस नहर का अत्यधिक राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। मिस्र और इजराइल युद्ध के समय इसको कई वर्षों तक बंद कर दिया गया था। वैसे कि शांति काल में किसी भी देश के जहाज को इससे निकलने से रोका नहीं जा सकता, युद्ध के समय में जरूर इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सेकंड है पनामा नहर, दूसरी अंतरराष्ट्रीय नहर है जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। इसको बनने से अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका का जो लंबा चक्कर लगाना पड़ता था वह समाप्त हो गया। इस नहर का कार्य फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे यूएसए ने 1913 में संपन्न कराया और 15 अगस्त 1914 को इसमें परिवहन प्रारंभ हुआ। इसका नियंत्रण मुख्य रूप से अमेरिका के पास है, क्योंकि अमेरिका ने ही इसको बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। फिर है कील नहर। कील का निर्माण जर्मन सरकार द्वारा डेनिश प्रायद्वीप के पार 1914 में किया गया। इसके माध्यम से जर्मनी के बाल्टिक सागर के बंदरगाहों तथा उत्तरी सागर के मध्य सीधा संपर्क हो गया, जो पहले डेनमार्क के चारों ओर होकर था। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं आंतरिक जल परिवहन। अभी तक तो हमने महासागरीय परिवहन किया जो सब देशों के बाहर महासागरों में था, लेकिन आंतरिक परिवहन जो झीलों द्वारा, नदियों द्वारा और नहरों द्वारा होता है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें किसी भी देश या राज्य के अंदर परिवहन होता है। आंतरिक इसके 3 साधन हैं, जैसा मैंने आपको बताया, नदी, झील और नहर। नदियों का जल मार्ग के लिए उपयोग होता है और इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक माल लाने में सुविधा होती है। नदियां न केवल एक राज्य अपितु अनेक राज्यों के मध्य एकता स्थापित करती हैं तथा व्यापार के द्वार खोलती हैं, किंतु यह तभी संभव है जब उन राज्यों के संबंध मैत्रीपूर्ण हो। झीलों द्वारा भी आंतरिक जल परिवहन होता है। संयुक्त राज्य का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो उसकी 5 ग्रेट लेक्स हैं, उन लेक्स के को आपस में कनेक्ट करके पूरा अटलांटिक महासागर तक, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल आंतरिक क्षेत्र से अटलांटिक महासागर तक उन झीलों के द्वारा जाया जा सकता है। उन झीलों को कनाल से कनेक्ट कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों इस परिवहन का उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों का उपयोग आंतरिक जल परिवहन के लिए अधिकाधिक किया जाता है। यहाँ का लगभग 2/3 आंतरिक जल परिवहन झीलों द्वारा ही होता है। 2/3 आंतरिक जल परिवहन सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, ओंटारियो तथा ईरी, इन झीलों का परिवहन के लिए पर्याप्त उपयोग होता है। नहरें मुख्यतः नदी क्रम को संयुक्त करने का कार्य करती हैं। इनमें केवल जहाज तथा स्ट्रीमर ही चल सकते हैं, क्योंकि नहरें और नदी ज़्यादा गहरे नहीं होते, इसलिए इनमें छोटे जहाज और स्ट्रीमर ही चल सकते हैं। अनेक देशों में इस प्रकार की नहरों का निर्माण किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जल परिवहन या वाटर ट्रांसपोर्ट किया है। इसमें हमने महासागरीय ट्रांसपोर्ट और इनलैंड ट्रांसपोर्ट यानी नदी, नहर और झीलों का ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं। मैं इस पर आपको असाइनमेंट दूंगी, आप उसको कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।